आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको करना कि वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। वीडियो को बीच से छोड़कर आपको नहीं जाना है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देख लिया तो ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस इस क्लास से ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न है, किंग्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट? किंग्स कप जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गैस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, ज्यूरिख या लंदन? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ज्यूरिख इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा रहेगा, 2016 रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहले गोल्ड मेडल की जीत किसने की थी? साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, श्रीलता कुमारी, दीपिका कुमारी? 2016 रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जो है वो साक्षी मलिक के द्वारा जीता गया था। तो साक्षी मलिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, विश्वनाथन आनंद जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस? देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आप लोग प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हैं। अभी तक जितनी क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोगों का यही रवैया है कि आप सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए, क्योंकि 2 मार्च को एग्जाम लगा हुआ है। विश्वनाथन आनंद का संबंध जो है ना शतरंज खेल से है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न देखेगा। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने किस क्लब से अपनी शुरुआत की थी? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मिलान? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब से अपनी शुरुआत की थी। तो बार्सिलोना ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में खेले जाने वाले प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल का पूरा नाम क्या है? आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, 7वां प्रश्न देखेगा। 7वां प्रश्न रहेगा कि नाडिया कोमनेची किस खेल में प्रसिद्ध है? टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक या फुटबॉल? नाडिया कोमनेची ये जिम्नास्टिक खेल में प्रसिद्ध हैं। तो जिम्नास्टिक ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, उल्का चक्र किस खेल का हिस्सा है? बैडमिंटन, क्रिकेट, जूडो या कुश्ती? उल्का चक्र जो है ना ये जूडो खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 9वां प्रश्न देखेगा। 9वां प्रश्न हमारा रहेगा, प्रसिद्ध ब्रिटिश खिलाड़ी पेनल्टी किक्स में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक गोल किए हैं? इंग्लैंड के डेविड बेकहम, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्राजील के नेमार? प्रसिद्ध ब्रिटिश खिलाड़ी पेनल्टी किक्स ने इंग्लैंड के डेविड बेकहम में सर्वाधिक गोल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 10वां प्रश्न देखेगा, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न। बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल? देखिए, राफेल नडाल जो का संबंध जो है ना टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा,
11वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था? पुरुषों के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था? बोल्ट, उसेन बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस खेल में आया था? शूटिंग, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में आया था। विजेता कौन थे? अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 13वां प्रश्न देखेगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किस खेल में होता है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी? वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन खेल में होता है। तो बैडमिंटन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा। 14वां प्रश्न क्या है? स्वर्ण त्रिभुज प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बॉक्सिंग। स्वर्ण त्रिभुज प्रतियोगिता जो है ना ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखेगा। 15वां प्रश्न क्या है कि बुकर अवार्ड किस खेल का पुरस्कार है? क्रिकेट, गोल्फ, रग्बी या टेनिस? तो देखिए बुकर अवार्ड जो है ना ये गोल्फ खेल का पुरस्कार है, गोल्फ। तो गोल्फ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा, FIH का पूरा नाम क्या है? FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 17वां प्रश्न देखेगा, वेलेसिया फुटबॉल क्लब किस देश से है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। वेलेसिया फुटबॉल क्लब जो है ना ये स्पेन देश से है। तो स्पेन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे अधिक पदक किस खेल में आए थे? हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, कुश्ती। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे अधिक पदक शूटिंग से आए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लंदन, दुबई, सिडनी, मेलबर्न। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा, रोजर फेडरर ने 2004 से 2008 तक कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते थे? 10, 12, 16 या 18? रोजर फेडरर ने 2004 से 2008 तक कुल 16 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 21वां प्रश्न देखेगा, सौरव गांगुली का प्रसिद्ध नाम क्या है? डॉन, द गांगुली, बेंगलुरु एक्सप्रेस, द महाराजा। सौरव गांगुली का प्रसिद्ध नाम क्या है? द महाराजा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि महिंद्रा वर्ल्ड नामक अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। महिंद्रा वर्ल्ड नामक अंतरराष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट जो है ना ये गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 23वां प्रश्न देखेगा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी फीफा बलून ओडीआर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, मोहम्मद सलाह, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी फीफा बलून ओआरडीआर पुरस्कार 2019 लियोनेल मेसी को दिया गया था। तो लियोनेल मेसी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 24वां प्रश्न देखेगा, कृष्णमाचारी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। कृष्णमाचारी श्रीकांत जो है ना ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है बैडमिंटन, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 25वां प्रश्न देखेगा। 25वां प्रश्न है कि मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? 5, 6, 8 या 10? मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 6 बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखेगा। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? कहां आयोजित हुआ है? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड, लॉस एंजल्स अमेरिका। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ना पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 27वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 2024 के ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तिथि क्या होगी थी? 1 जुलाई 2024, 5 अगस्त 2024, 10 जुलाई 2024, 20 जून 2024। 2024 के ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तिथि थी 5 अगस्त 2024। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 28वां प्रश्न देखेगा। 2024 के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ब्रेक डांसिंग, क्रिकेट या कराटे? किस खेल को शामिल किया जाएगा? ब्रेक डांसिंग। तो ब्रेक डांसिंग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना थी? 160 देशों, 206 देशों, 190 देशों, 175 देशों की? 206 देशों। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा। 2024 के ओलंपिक खेलों में कितने खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी? 30, 32, 28 या 35? 2024 के ओलंपिक खेलों में कुल 32 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 2024 के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस खेल का आयोजन पेरिस में होगा? रग्बी, कराटे, ब्रेक डांसिंग, क्रिकेट? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ब्रेक डांसिंग। ठीक है। 32वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 32वां प्रश्न देखेगा। 32वां प्रश्न क्या है कि 2024 के ओलंपिक खेलों में कितने पदक वितरित किए जाएंगे? 330, 350, 400 या 420? 2024 के ओलंपिक खेलों में कुल 330 पदक वितरित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 33वां प्रश्न देखेगा। 2024 ओलंपिक खेलों में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? 2, 3, 4 या 5? 2024 ओलंपिक खेलों में कुल 3 नए खेल जोड़े गए हैं, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग और सफरिंग। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 34वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 34वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस स्थान पर थी? 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की मेजबानी एम्फिल टावर के पास थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखेगा। 2024 के ओलंपिक के लिए भारत की ओर से कौन सा प्रमुख खिलाड़ी उम्मीद की जा रही थी? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, उपयुक्त सभी? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग को शामिल करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021? 2024 के ओलंपिक के लिए भारत की ओर से ब्रेक डांसिंग को शामिल करने का निर्णय 2018 में लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पेरिस के किस ऐतिहासिक स्थल पर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? आंसर आपका जाएगा
चैप्स एलिसीज, चैप्स एलिसीज, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 38वां प्रश्न देखेगा। 38वां प्रश्न क्या है, 2024 के ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग को शामिल करने का प्रमुख कारण क्या था? यह एक लोकप्रिय युवा खेल है, यह एक पारंपरिक खेल है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, यह ओलंपिक के इतिहास में एक नई पहल थी। यह एक लोकप्रिय युवा खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 2024 ओलंपिक में कितने प्रकार के स्वर्ण पदक वितरित किए जाएंगे? 350, 330, 310, 300। 2024 ओलंपिक में कुल 330 प्रकार के स्वर्ण पदक वितरित किए जाएंगे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 40वां प्रश्न देखेगा। 2024 के ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी के पदक जीतने की उम्मीद है जो पहले भी 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 2024 ओलंपिक में कौन सा खेल पहली बार पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा? क्रिकेट, सफरिंग, रग्बी, बैडमिंटन। आंसर आपका जाएगा रग्बी के साथ में। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 42वां प्रश्न क्या है, 2024 के ओलंपिक में 2020 के मुकाबले कितने अतिरिक्त खेल जोड़े गए हैं? 2, 3, 4 या 5। 2024 के ओलंपिक में 2020 के मुकाबले कुल 3 खेल जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा 2024 ओलंपिक में कब तक पुरुषों और महिलाओं के लिए समान संख्या में स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी? 2028, 2024, 2030, 2032। 2024। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए जितने भी ओलंपिक के प्रश्न है मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूं। अगर ओलंपिक से अगर प्रश्न अगर पूछा भी जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पेरिस के कौन से ऐतिहासिक स्तर पर खेले जाने वाले खेलों की शुरुआत होगी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं चैप्स एलिसीज, चैप्स एलिसीज, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा 2024 ओलंपिक में जिन खेलों को प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया है उनमें से कौन सा खेल है? कराटे, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यानी कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें जो नया खेल शामिल किया गया है यह है ब्रेक डांसिंग। अब कुछ संविधान के प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 25 से 35, अनुच्छेद 12 से 24, अनुच्छेद 50 से 60। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है राज्य को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के तहत किसे लागू करते हैं? न्यायपालिका, संसद, राज्य या नागरिक? नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के तहत राज्य में लागू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर क्या होता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, इसे राज्य द्वारा लागू किया जाता है, इसे कानून के रूप में लागू किया जाता है, इसे कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर क्या होता है? इसे कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अनुच्छेद 43 के तहत कौन सा सिद्धांत दिया गया है? बालकों का अधिकार, श्रमिकों के लिए अच्छे कार्य क्षेत्र की व्यवस्था, धार्मिक समानता, शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 43 के तहत कौन सा सिद्धांत दिया गया है श्रमिकों के लिए अच्छे कार्यक्षेत्र की व्यवस्था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में है। चलिए कुछ प्रश्न अब आर्टिकल से कर लेते हैं। अनुच्छेद 39A जो है ये किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। बालकों के अधिकार, आर्थिक समानता, समान अवसर की प्राप्ति, श्रमिकों का संरक्षण। अनुच्छेद 39A जो है ना समान अवसर की प्राप्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि भारतीय संविधान में बाल श्रम के खिलाफ नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान में बाल श्रम के खिलाफ नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39E में है, आर्टिकल 39E। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस हद तक लागू किया जा सकता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को यह राज्य की सलाह के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है सरकार को समाज के कल्याण के लिए मार्गदर्शन देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में किन उद्देश्यों को सुनिश्चित करते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना को सुनिश्चित करते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किसकी विचारधारा से ली गई है? इंग्लैंड, आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा जो है ना ये आयरिश संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? तो गाइस इसका कारण यह राज्य के नीति निर्धारण से संबंधित है और लागू नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अनुच्छेद 38 के तहत राज्य का क्या दायित्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे आप याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। अनुच्छेद 38 सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए किस नीति निर्देशक सिद्धांत में प्रावधान? अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 42 सिद्धांत का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को श्रमिकों के लिए उचित शर्तों का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना रिवीजन कर सकते हैं आप लोग रिवीजन कीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान के लिए उपयुक्त नीति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 36। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 50 के साथ में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में किस आधार पर रखा गया था? लोक कल्याण के लिए, संविधान की मूल संरचना के रूप में, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की मूल संरचना के रूप में रखा गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा,
राज्य को बालकों और माताओं के कल्याण के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, यह निर्देश किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। तो ये किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता? तो ये आता है अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 64वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 64वां प्रश्न देखेगा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सुरक्षित रहे कि यह विचार किस नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A। आंसर जाएगा अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 65 क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसे राज्य की नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन देने वाली व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा बार RPF कांस्टेबल के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। भाग 3, तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देखेगा। 67वां प्रश्न क्या है? भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या राज्यसभा? भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? मौलिक अधिकारों की संख्या है गाइस कुल 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, धर्म की स्वतंत्रता को कौन सा मौलिक अधिकार कवर करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। धर्म की स्वतंत्रता को कौन सा मौलिक अधिकार कवर करता है? अनुच्छेद 25। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कोई नागरिक अपनी स्वतंत्रता की हानि होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है? हां, अनुच्छेद 32 के तहत। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 14 की ओर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 72वां प्रश्न क्या है? संविधान के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल किस स्थिति में सीमित किया जा सकता है? केवल न्यायिक आदेश के द्वारा, केवल राष्ट्रपति के आदेश से, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए, किसी भी कारण से? सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, क्या कोई व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से इस्तीफा दे सकता है? नहीं, मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं। तो वी ऑप्शंस जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 74वां प्रश्न क्या है? भारत में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। भारत में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के खिलाफ अनुचित गिरफ्तारियों के खिलाफ सुरक्षा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।